गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत जो है कक्ष के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण जिसमें किया गया है कि एक कक्षा के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य करता है तो उसका जो है व्यवहार है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए छात्र और शिक्षक का जो, क्योंकि शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, हर कोई शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। तो शिक्षण कार्य का उद्देश्य है छात्र को अधिगम करना, और जो अधिगम कराना उसका उद्देश्य है वो अधिगम छात्र तभी करेगा जब शिक्षक और छात्र का व्यवहार कक्षा के अंदर अनुकूल होगा और छात्रों को अधिक से अधिक भावों अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के अवसर प्रदान करेंगे। उसको जो है फ्लेंडर ने जो है 10 श्रेणियों में विभाजित किया। जब उसने उसका मूल्यांकन करने का कोशिश की तो उसने 10 श्रेणियों में उसको विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला है अनुभूति को स्वीकार करना। अनुभूति को स्वीकार करना। अनुभूति को स्वीकार करना से मतलब है कि कक्षा में छात्र जब शिक्षक पढ़ाता है तो छात्र को अनुभूति कैसी होती है, उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर मन में क्या भावना उत्पन्न होती है, वो क्या समझ रहा है उस विषय वस्तु के बारे में, क्या जान रहा है, क्या सोच रहा है, इस बात को इसमें स्वीकार किया जाता है। छात्रों को इसके अंदर जो है छात्रों को अपने भाव व्यक्त करने की इसमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि छात्र ने जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसको कैसा और कितना और किस भाव में ग्रहण किया है उसकी अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता इसके अंदर छात्र को दी जाती है। अनुभूति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है कि बालक जो है जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सही भी समझ सकता है और गलत भी समझ सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की अनुभूति हो सकती है। इस वर्ग में ये मानना है कि छात्रों को सभी प्रकार की भावनाएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस अनुभूति को स्वीकार करने से मतलब है कि छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने पर क्या महसूस कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है और क्या सोच रहा है और उसको स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, देखिए पहले भी आपको बताया है कि मोटिवेशन या पुनर्बलन, आपने शब्द सुना है ना, या फीडबैक जिसको हम कहते हैं। ये क्या है? छात्र की अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हम पुरस्कार स्वरूप शब्दों का या मोटिवेट स्वरूप शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, छात्र के सही कार्य करने पर या छात्र के उत्तर देने पर हम उसके जवाब के अनुसार उसको जो पुनर्बलन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं कि शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा इत्यादि शब्द जो हम देते हैं, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है इत्यादि शब्दों को हम जो है क्या कहते हैं, प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। और शिक्षण के अंदर जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके द्वारा छात्र जो है अधिक से अधिक पढ़ने की और अधिक जानने की और अधिक बताने की कोशिश करता है। तो मोटिवेशन जो है बालकों को प्रोत्साहित करने का काम करता है और समय समय पे बालक को मोटिवेशन देना बहुत अनिवार्य है शिक्षण के अंतर्गत, जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक जो है अधिगम करने का प्रयास करेगा। दूसरा है विचारों को स्वीकार करना। तीसरा है विचारों को स्वीकार
बालक से जब हम विषय वस्तु के बारे में पूछते हैं तो बालक ने हमने क्या जो पढ़ाया है उससे क्या समझा है, क्या जाना है, उनकी जो है अनुभूति को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना इसके अंदर माना कि इस वर्ग में जो शिक्षक जो है छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है कि कभी कभी हम पढ़ाते हैं और हमारे पढ़ाने के द्वारा छात्र उस विषय वस्तु के बारे में कुछ अलग सोचता है, कुछ नवीन सोचता है, तो उसको के जो नवीन विचार है उसको सहर्ष हमको स्वीकार करना है, प्रशंसा के रूप में उनके विचारों को हमको नकारना नहीं है और विचारों की प्रशंसा करते हुए उसको हमारे ज्ञान के साथ सम्मिलित करके नवीन रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करना। अगला है प्रश्न पूछना। चौथा है प्रश्न पूछना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रश्न का विशेष स्थान होता है, जिसमें जब शिक्षक छात्रों से विषय वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी उनमें जवाब देने की कोशिश करते हैं और उस जवाब के माध्यम से हमको ये समझ आता है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है वो छात्र को कितनी और कहाँ तक समझ आई है। नहीं तो हमको इसका मूल्यांकन नहीं होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बालक को समझ आया है या नहीं। जब शिक्षक प्रश्न पूछता है या छात्रों के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत करता है जिसके समाधान की छात्रों से अपेक्षा की जाती है, तब इस वर्ग को अंकित किया जाए। जो वर्ग बना दिए इन्होंने 10 वर्ग बनाए ना, 10 वर्ग में ये लिख दिया। जब हम उसका अवलोकन करेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण का, तो जिस वर्ग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हम टिक करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे। इस प्रकार से उसकी तालिका को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्या देना। पांचवा है व्याख्या देना। किसी भी टॉपिक को समझाना, जब तक हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक छात्र उसको नहीं जानेंगे। जब छात्रों को शिक्षक ज्ञान अथवा विचार देने हेतु जो भाषण देता है या विषय वस्तु को समझाने के लिए जो बोलता है उसको हम कहते हैं व्याख्या। तो व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो विषय वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट करे, बालक को समझ आए, सरल हो, बालकों के स्तर के अनुसार हो, भाषा शुद्ध हो, बालकों की मानसिकता के अनुसार विषय वस्तु को या बालकों के स्तर के अनुसार जाकर उसको समझाने का उसमें प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छठा निर्देश देना। ठीक है। तो निर्देश, जब हम कोई काम समस्या बालक के सामने प्रस्तुत करेंगे तो फिर हम उसको निर्देश देंगे कि इस कार्य को इस तरीके से इन साधनों के माध्यम से यदि तुम पूर्ण करोगे तो ये कार्य सही और गलत के मायनों के बारे में सूचना देना, वो निर्देश कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आलोचना करना। सातवां है आलोचना करना। यदि बालक गलत उत्तर दे रहा है तो हमको उसको समझाने के लिए आलोचना भी करनी पड़ेगी, ताकि बालक सही अपना कंसंट्रेशन, अपना दिमाग जो है उसका कंसंट्रेशन रखे और उसको समझने का प्रयास करे। नेक्स्ट है छात्र की अनुक्रिया। आठवां है छात्र अनुक्रिया। नौवां है छात्रों द्वारा पहल करना। छात्रों द्वारा पहल करना। ठीक है। और 10वां है
वन है मौन या भ्रांति। मौन रह के किसी चीज को स्पष्ट करना, ये जो है अंतःक्रिया विश्लेषण के जो फ्लेंडर का जो सिद्धांत है उसको 10 श्रेणियों में विभाजित करके एक तालिका निर्माण किया है। उस तालिका के निर्माण में जो है उसने बिंदु रखे, ये 10 बिंदु रखे हैं। किसी भी कक्ष का हम जब विश्लेषण करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमारे को इन 10 बिंदुओं के आधार पर जो उस तालिका को बढ़ना है और उसका मूल्यांकन करना है और फिर एक निष्कर्ष निकालना। लिखो HW फ्लेंडर द्वारा प्रतिपादित श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर ही